नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जम प्लस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन के सवाल करते हैं। इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन के सारे सवाल करा दिए हैं और बेसिक जो जीओसी है उसके भी सारे सवाल करा दिए हैं। तो आइए हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन शुरू करते हैं। पहला सवाल है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विद हैलोजन एसिड इज। पूछा गया है कि बताइए जब हम एल्कोहल की रिएक्शन जब हम हैलोजन के साथ कराते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। तो जब एल्कोहल को हम हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन जाती है SN1 मैकेनिज्म के द्वारा। और SN1 मैकेनिज्म जो होती है ये डिपेंड करती है कार्बोकैटायन कैसा बनता है। तो SN1 मैकेनिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का और फिर प्राइमरी का। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे CH3CH2CH2H यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, CH3CH2 CH यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, और CH3CH2 CH3OH यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी C की होगी, फिर B की होगी और फिर A की होगी। तो फर्स्ट का हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड हैलोजन एसिड फॉलो SN मैकेनिज्म। जब रिएक्शन एल्कोहल और हैलोजन के साथ कराती है तो ये रिएक्शन फॉलो करती है SN1 मैकेनिज्म के द्वारा। इन SN1 मैकेनिज्म कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन जो होता है वो इंटरमीडिएट बनता है। पहला दिया गया है CH3CH2CH2OH, यानी जब इसको तोड़ेंगे तो CH2 प्लस में कार्बोकैटायन बनेगा, तो CH3CH2CH2 ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, और OH माइनस जो है, अगर हम प्राइमरी कार्बोकैटायन की बात करें तो केवल ये कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसको प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं CH3CH2CH3OH। जब इसको तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड यहीं से टूट जाएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, OH पे माइनस आएगा, तो CH3CH2CH3 तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। सी ऑप्शन की बात करें तो CH3CH2 CH3OH, जब इसको तोड़ेंगे तो भी ये बॉन्ड ये और ये टूटेगा, तो यहाँ पे CH3CH2 CH3 यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन इज बनेगा, फॉर्म बनेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो सबसे ज़्यादा टर्सरी की होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, फिर प्राइमरी की होती है। द रिएक्शन प्रोसीड विद द स्टेबल कार्बोकैटायन, यानी जो जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ज़्यादा प्रोसीड होगी, उतनी ज़्यादा आगे जाएगी। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा हायर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक ऑफ X माइनस, उतना ही ज़्यादा चांस होगा X माइनस का अटैक करने का आयन टू द कार्बोकैटायन के ऊपर। एज द टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक X आयन आर मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन। कह रहा है टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए X माइनस जो है अटैक करेगा सबसे पहले टर्सरी कार्बोकैटायन पे। दस अटैक ऑफ X आयन टू कार्बोकैटायन प्रोसीड विद टर्सरी कार्बोकैटायन एज फॉलो। CH3CH2 ये एक टर्सरी कार्बोकैटायन है, X माइनस जाके यहाँ अटैक करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहले का हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड रिएक्शन विद कंसनट्रेट HCl एट रूम टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन जो है HCl के साथ कराते हैं रूम टेम्परेचर पे तो एल्काइल क्लोराइड बनता है। तो इसमें हम कौन सा एल्कोहल लेंगे। तो अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन जो है HCl के साथ कराते हैं और एल्काइल क्लोराइड बनता है तो ये SN मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, और SN मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन जो होता है वो टर्सरी कार्बोकैटायन का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा। पहले ऑप्शन में प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड की बात करें तो सेकेंडरी बनेगा, और अगर हम थर्ड में बात करें तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, और फोर्थ में टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो व्हेन एल्कोहल आर ट्रीटेड विद कंसनट्रेट HCl, जब एल्कोहल को जो है हम कंसनट्रेट HCl के साथ कराते हैं एट रूम टेम्परेचर देन एल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म, तब क्या बनता है, एल्काइल क्लोराइड बनता है। दिस रिएक्शन फॉलो SN मैकेनिज्म, ये रिएक्शन फॉलो करती है SN1 मैकेनिज्म, और यह कंप्लीट होती है दो स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेप ये कार्बोकैटायन फॉर्म, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है एंड दिस कार्बोकैटायन इज अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल इन सेकेंड स्टेप, और ये जो कार्बोकैटायन बनता है, अब ये पहले स्टेप फर्स्ट में देखते हैं CH3CH2 ये दिया गया हमारा टर्सरी एल्कोहल है। तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बनता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ये कार्बोकैटायन बना है इसमें जो क्लोराइड आया न्यूक्लियोफाइल है ये जाके अटैक करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सेकेंड का फोर्थ आंसर होगा। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी गई है, पूछा गया वाई क्या बनेगा, यानी जब एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन के साथ कराते हैं तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, और फिर इसको जब CuCl2 के साथ कराते हैं और हीट करते हैं
तो पूछा गया यहाँ पे वाई क्या बनेगा और N2 गैस रिलीज होती है। तो वाई क्या बनेगा, ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो जो यहाँ पे बनता है वो क्लोरोबेंजीन बनता है और साथ में N2 गैस बाहर निकलती है। When a primary aromatic amine dissolve or suspend in cold aqueous mineral acid and treated with sodium nitrite, ये डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म, ये जो बनता है डाइजोनियम साल्ट बनता है। When this freshly prepared diazonium salt is mixed with cuprous chloride, then diazonium group is replaced by chlorine। तो ये जो डाइजोनियम ग्रुप बना है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है क्लोरीन के द्वारा। देन क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म विच इज वाई इन द रिएक्शन, जो वाई पूछा गया वो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा हो गया एनिलीन यानी प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हो गया। जब इसको हम जो हो गया डिजॉल्व कराएंगे सोडियम नाइट्राइड HCl के साथ 273 से 278 केल्विन में, तो ये हमारा बन जाएगा डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो क्या करेंगे, जब CuCl2 के साथ में इसको मिक्स करेंगे तो ये जो ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। अगला सवाल है, टॉल्विन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड गिव आर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड द रिएक्शन इज। पूछा गया है कि जब हम टॉल्विन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 की उपस्थिति में, तो आर्थो और पैरा हाइड्रोजन कंपाउंड बनता है। तो रिएक्शन क्या होती है, तो ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फोर्थ का हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ये रिएक्शन कहा गया है कि जब टॉल्विन यानी बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा है तो इसको टॉल्विन बोलेंगे, और इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं और FeCl3 लेते हैं, और यहाँ पे आपको याद रखना है डार्क, एनसीईआरटी में दिया गया है डार्क, तो बनता है आर्थोक्लोरोटॉल्विन एंड पैराक्लोरोटॉल्विन। यही पूछा गया है कि ये रिएक्शन क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्लस जो है ये जाके अटैक करता है। तो ये भी पूछा जाता है कि इसमें अटैक कौन करता है, तो क्लोरीन प्लस जाके अटैक करता है, और ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। पूछा गया कि बताइए इसमें से हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी होती है। तो हाइड्रोजन एक्सचेंज नाम से दे रहा है कि हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा। तो पहले RH की रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो Ri और NX बनता है। यहाँ पे देखिए जो है I और X हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो गया है, तो इसी को हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलेंगे। तो फिफ्थ का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है, एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, HX से कराते हैं। तो ये बनता क्या है, HX यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जाके अटैच हो रहे हैं। तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं तो ROH की रिएक्शन जब HX के साथ करा रहे हैं ZnCl2 के रूप में, तो ये बनता है एल्काइल हैलाइड बनता है और वाटर बाहर निकल जा रहा है। वाटर बाहर निकल रहा है, इसी को इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। चौथा है, टॉल्विन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं FeCl3 की उपस्थिति में डार्क मीडियम में, तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें पूछा गया था कि हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी होती है, तो पहली रिएक्शन होती है। अगला रिएक्शन है, विच रिएजेंट विल यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पूछा गया जो ये रिएक्शन कराई जा रही है 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ब्यूटेन की रिएक्शन कराई जा रही है, और यहाँ पे बनता है 1 क्लोरो 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन बन रहा है, यहाँ पे 2 क्लोरो ब्यूटेन बन रहा है। तो ये रिएजेंट पूछा गया है, तो ये जो रिएक्शन हो रही है, जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो Cl2 और अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में हो रहा है। तो 6 का हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में पूछा गया है कि बताइए इंक्रीजिंग आर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो डेंसिटी जो होती है जिसका मालिकुलर मास ज़्यादा हो जाएगा उसकी डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो देखेंगे कि इसका मालिकुलर मास ज़्यादा होता है, तो आप ये याद कर सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मालिकुलर मास के। तो सबसे ज़्यादा मालिकुलर मास किसका होगा, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा मालिकुलर मास जो होगा वो ये D का हो जाएगा, तो D का हो गया। उसके बाद 2 क्लोरो है, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन का होगा, तो C का हो जाएगा, फिर B का होगा और A का होगा। तो 7 का हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा जो होगा डेंसिटी वो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का होगा, फिर डाइक्लोरोबेंजीन का होगा, फिर क्लोरोबेंजीन का होगा और फिर बेंजीन का होगा। अगला सवाल पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो आपको ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन चेन पे। जितनी ज़्यादा कार्बन चेन लंबी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, यानी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इस दो कॉन्सेप्ट से हम आइए सवाल करते हैं। पहला है 1 1 2, यहाँ पे 1 2 3 करेंगे तो एक मेथिल ग्रुप ब्रांचिंग में है, 1 2 3 4 बी में कोई ब्रांचिंग नहीं है, और सी में अगर बात करें तो 1 2 3 1 और 2 ब्रांचिंग में है।
तो इसी आर्डर से अगर हम निकालते हैं तो बी में कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो बी का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं, इंक्रीजिंग आर्डर में पूछा गया तो सबसे ज़्यादा बी में होगा। अब ए और सी में देखते हैं, तो अभी हमने कहा अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम करें तो 1 2 3 यानी 2 ब्रांचिंग, एक में ब्रोमीन है एक में मेथिल है। यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 एक ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ब्रांचिंग कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बी का होगा, फिर ए का होगा और सी का सबसे कम होगा। तो ये आर्डर है कि बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग है, यानी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3 CH2 CH2 Br, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। उसके बाद 1 2 3 इसमें एक ब्रांचिंग है, और इसमें बात करें तो 1 2 3 इसमें 2 ब्रांचिंग है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर हो गया। तो 8वें का हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बी का होगा, फिर ए का होगा और फिर सी का होगा। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड स्टेरिक इज एसिमेट्री। पूछा गया है कि बताइए इसमें से एसिमेट्रिक कार्बन कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। तो अगर हम एसिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन की बात करते हैं, तो ये सिमेट्रिक वो होते हैं जिसमें कार्बन के जो 4 ग्रुप लगे होंगे, 4 एटम, वो चारों के चारों अगर डिफरेंट है तो वो एसिमेट्रिक होंगे। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला कार्बन है, हाइड्रोजन है, आयोडाइड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, यानी चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, एसिमेट्रिक होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एसिमेट्रिक है। ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया है एसिमेट्रिक कौन सा होगा, तो फर्स्ट का होगा, तो ये भी होगा, ये होगा और ये होगा। आइए सेकंड देखते हैं बी ऑप्शन में। यहाँ कार्बन है, ड्यूटेरियम लगा है, आयोडाइड लगा है, क्लोरीन लगा है और ब्रोमीन लगा है। तो ये भी एसिमेट्रिक है, क्योंकि चारों जो एटम लगे हैं वो डिफरेंट है। तो ये भी है और बी भी है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे बी नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे। अब हमें देखना है फर्स्ट और सेकंड में ही ये कोई सही होगा। थर्ड की बात करते हैं, तो कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, यहाँ पर मेथिल लगा है, यहाँ पर इथाइल लगा है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो सी भी हमारा एसिमेट्रिक होगा। तो ए बी सी। अब हम डी देखना पड़ेगा। तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, अगर सिमिलर ग्रुप लगे हैं, कोई भी एक एटम अगर रिपीट हो रहा है 4 में, तो वो एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो एसिमेट्रिक केवल ए बी और सी होगा। तो हमारा 9वें का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सिमेट्रिक या कायरल कार्बन पूछता तो ए बी सी ही हमारा आंसर होगा। तो 9वें का हमारा सेकंड आंसर होगा। अगर हम बात करें सिमेट्रिक या कायरल कार्बन क्या होते हैं, तो एटम इज दैट इन विच ऑल ऑफ इट्स 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू कार्बन। अगर चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है कार्बन से तो वो एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन बोलते हैं। यानी आप याद कर सकते हैं कि कार्बन पे चारों डिफरेंट एटम लगे हों। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इंसोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए इज गिवन बिलो। तो जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है इसका इंसोमर पूछा गया है, कौन होगा। तो जो ए का इंसोमर होगा, अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा दिया गया C2H5 CH3, तो ये का जब हम इंसोमर बनाएंगे तो ये CH3 ग्रुप इधर आ जाएगा और C2H5 इधर चला जाएगा। तो HBr वही होंगे और CH3 इधर आ जाएगा और C2H5 इधर आ जाएंगे। तो जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। तो 10वें का हमारा फर्स्ट आंसर सही है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वीक डाई हैलाइड। पूछा गया वीक डाई हैलाइड क्या है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक डाई हैलाइड। वीक डाई हैलाइड का एग्जाम्पल क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, 1 2 डाइक्लोरोइथेन, इथाइलिडीन क्लोराइड, एलिल क्लोराइड। तो वीक डाई हैलाइड वो होते हैं, तो 1 2 डाइक्लोरोइथेन जो होता है ये वीक डाई हाइलाइट का एग्जाम्पल होता है। तो 11 का हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो आइए समझते हैं वीक डाई हाइलाइट क्या है। वीक डाई हाइलाइट हाइलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजस्ट कार्बन एटम। तो यानी कह रहा है कि जो हाइलोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो एडजस्ट कार्बन एटम पे अगर प्रेजेंट है तो वो वीक डाई हाइलाइट होंगे। जैसे CH2 है तो ए क्लोरीन यहाँ लगा है, ए क्लोरीन यहाँ लगा है, तो इसको वीक डाई हाइलाइट बोलेंगे। कॉमन नेम इसका अगर बोलेंगे तो इथाइलिन डाई हाइलाइट बोलेंगे, और इसका IUPAC नेम होगा 1 2 डाइक्लोरोइथेन। तो वीक डाई हैलाइड आर नेम्ड एज एल्काइलिन डाई हैलाइड। यानी वीक डाई हैलाइड का अगर हम कॉमन नेम कहेंगे तो इसको एल्काइलिन डाई हैलाइड बोलेंगे, और IUPAC सिस्टम इसे डाई हैलो एल्केन बोला जाता है। तो वीक डाई हैलाइड क्या है कि क्लोरीन जो हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा वो एडजस्ट कार्बन एटम पे होगा, यानी अगल बगल, यानी CH2 के साथ भी लगा होगा और दोनों पे क्लोरीन होगा, तो इसको वीक डाई हैलाइड बोलेंगे। इसका कॉमन नेम अगर कहा जाएगा तो इथाइलिन डाई हैलाइड बोलेंगे, और IUPAC नेम अगर बोलेंगे तो डाई हैलो एल्केन बोलेंगे। तो 11 का हमारा वीक डाई हैलाइड होगा 1 2 डाइक्लोरोइथेन। अगला क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br CH3 ट्वाइस कैन बी क्लासीफाइड। ये जो कंपाउंड दिया गया है, पूछा गया ये क्या है, एलिल है, एराइल है, विनाइल है, किस सेकेंडरी है। तो ये कंपाउंड जो दिया गया है
एलाइल कंपाउंड है। तो आइए समझते हैं एलाइल क्या होते हैं, एरिल क्या होते हैं, विनाइल क्या होते हैं और सेकेंडरी क्या होते हैं। एलाइल हैलाइड आर दोज कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये कह रहा है जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके आगे जो नेक्स्ट कार्बन होगा, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे हैलाइड को एलिल हैलाइड बोलेंगे। तो एलिल हैलाइड किसको बोलेंगे कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसके नेक्स्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसको एलिल हैलाइड बोलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3 CH3, यानी आप ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, इसके नेक्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा है और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एलिल हैलाइड दिया गया है। अब हम बात करते हैं एरिल हैलाइड क्या है। These are the compound in which the halogen atom is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring। यानी अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट ही जो है एरोमेटिक रिंग से अटैच हो, जुड़ा हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, तो उसे बोलेंगे एरिल हैलाइड। ये क्या है, एरिल हैलाइड है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें विनाइल हैलाइड, तो दीज आर द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है और इससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो इसे विनाइल हैलाइड बोलेंगे। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने अभी बताया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ब्रोमीन जुड़ा है तो इसको एरिल बोलेंगे। एरिल क्या बोलेंगे, एरिल क्या है, कोई हाइड्रोजन अगर है तो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो और sp2 हाइब्रिडाइज हो। और विनाइल क्या है, कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और उससे डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे विनाइल बोलेंगे। अगला सवाल है क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ LCl3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक द बेंजीन रिंग इन द रिएक्शन। अभी हमने कहा था कि जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे थे, बेंजीन की रिएक्शन जो होगा हम क्लोरीन के साथ करा रहे थे और क्लोरोबेंजीन बन रहा था, तो अभी हमने बताया कि क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इसी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। तो इसमें अटैक कौन करेगा, क्लोरीन प्लस करेगा। तो 13 का सेकंड आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि बेंजीन की रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, नाइट्रस LCl3 लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये क्लोरीन अटैक किस फॉर्म में करता है, तो ये क्लोरीन प्लस के रूप में जाके अटैक करता है। ये सबसे पहले क्या करता है, AlCl3 Cl2 के साथ रिएक्शन कर लेगा तो AlCl4 माइनस बनेगा और क्लोरीन प्लस, अब ये क्लोरीन प्लस जाके बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। क्वेश्चन अगला है इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन। पूछा गया इथाइलिडीन क्लोराइड क्या है, बिग डाइहैलाइड है, जेम डाइहैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड है। तो इथाइलिडीन क्लोराइड जो होता है ये जेम डाइहैलाइड होता है। तो आइए देखते हैं जेम डाइहैलाइड क्या होता है। जेम डाइहैलाइड क्या होता है देखते हैं। व्हेन बोथ द हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन ऑफ द चेन। यानी अगर दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हों, एक ही कार्बन से अटैच हों तो इसको जेम डाइहैलाइड बोलेंगे। और यही क्लोरीन अगर अगल बगल एडजस्ट कार्बन एटम से अटैच होते हैं तो इसी को बिग डाइहैलाइड बोलेंगे। तो याद करने की ट्रिक क्या है, डाइहैलाइड यानी दो हैलोजन अटैच होंगे, एक ही कार्बन पे अटैच होंगे तो जेम डाइहैलाइड, और एडजस्ट कार्बन के अगल बगल अटैच होंगे तो इसको, इसी को बिग डाइहैलाइड बोलेंगे। तो जेम डाइहैलाइड क्या है कि एक ही कार्बन पे अगर दोनों हैलोजन जुड़े होंगे इसको जेम डाइहैलाइड बोलेंगे। इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। इसका कॉमन नेम है इथाइलिडीन क्लोराइड और IUPAC नेम बोलेंगे इसका 1,1 डाइक्लोरोइथेन, यानी 1,1 और 1,2 डाइक्लोरोइथेन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें पूछा गया कि ये क्या बनेगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन जाएगी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। और मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच करेगा जहाँ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो इसको, ये बॉन्ड अगर हम ब्रेकिंग करेंगे तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और HCl को जब तोड़ेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा। अब ये क्लोरीन जाके यहाँ अटैच कर देगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरीन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखते हैं तो ये बॉन्ड ये से टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है क्लोरीन, और क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या है, इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ HCl टेक प्लेस ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन इन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इन एडिशन ऑफ नेगेटिव विल टेक प्लेस ऑन दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट क्लोरीन है वहाँ जाके अटैच करेगा, उस कार्बन पे करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। अगला सवाल है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होगा ये SN2 रिएक्शन देगा। तो 16 का सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली। पूछा गया कि इसमें से बताइए SN1 रिएक्शन कौन सबसे फास्ट देगा। तो टर्सरी एल्काइल आयोडाइड जो है SN1 रिएक्शन ये सबसे ज़्यादा फास्ट देगा। तो 17वें का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा।
क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है और इसमें कार्बन और आयोडाइड के बीच में लार्ज डिफरेंट साइज़ का अंतर हो जाएगा और ये बॉन्ड वीक होगा, इसीलिए सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन जो होगा टर्शियरी एल्काइल आयोडाइड देगा। तो 17 का हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। ऑल द गिवन कंपाउंड आर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बट द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन, जो कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड है इज द वीकेस्ट बॉन्ड होगा, यानी कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वीक बॉन्ड होगा ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज, क्योंकि साइज का डिफरेंस ज़्यादा है ऑफ कार्बन एंड आयोडीन। सो टर्शियरी एल्काइल आयोडाइड गिव SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली। अगला सवाल है व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम पूछा गया है। तो हमने कहा जब भी हम IUPAC नेम करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और गिनती वहाँ से करेंगे जहाँ से कोई सेप्टिटोन पास में होगा। यहाँ ब्रोमीन है तो गिनती यहीं से करेंगे, तो गिनती अगर इधर करते हैं तो 1 2 3 कार्बन होगा, और अगर गिनती हम ऐसे करते हैं तो 1 2 3 होगा या 1 2 3 4 होगा, तो गिनती यहाँ से करेंगे तो 1 2 और C2H5 को हम लिख सकते हैं CH2 CH3, तो 1 2 3 4 यानी 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, तो जो हमारा आंसर होगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन होगा। तो 18 का थर्ड आंसर सही होगा। 19वां सवाल है व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ डाईइथाइल ब्रोमोमेथेन का करेक्ट IUPAC नेम क्या है। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं डाईइथाइल ब्रोमोमेथेन का। तो CH3 CH2 CH2 CH3 यानी डाईइथाइल ब्रोमोमेथेन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब इसका हम IUPAC नेम देखते हैं क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 ब्रोमो और 1 2 3 4 5 3 ब्रोमो पेंटेन इसका IUPAC नेम होगा। तो इसका जो IUPAC नेम होगा ये 3 ब्रोमो पेंटेन होगा। तो 19 का सेकंड आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन इन एब्सेंस ऑफ लाइट। कह रहा है जब हम टॉल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और एब्सेंस ऑफ लाइट में, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेंगे, क्वेश्चन अभी हमने पिछली बार भी कराएगा, तो आर्थो और पैरा जो है क्लोरोटॉल्यूइन बनेंगे। तो ये हमारा आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन बनेंगे और पैरा क्लोरोटॉल्यूइन बनेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो मिक्सचर ऑफ सेकंड एंड थर्ड सही होगा, तो फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया इट्स मेनली। कह रहा है कि जब क्लोरोमीथेन की रिएक्शन हम एक्सेस ऑफ अमोनिया से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो मेथेन एमीन बनेगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो क्लोरोमीथेन की रिएक्शन जब एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ कराएंगे तो मेथेन अमीन बनेगा और HCl गैस बाहर निकलेगी। तो यही पूछा गया था कि मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन की रिएक्शन जब एक्सेस ऑफ अमोनिया से कराएंगे तो क्या बनता है, तो मेथेन एमीन बनेगा। तो 21 का हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल ओवर देम आर नोन एज ए कायरल विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। ये चारों में से पूछा गया कौन सा कायरल होगा। तो अभी हमने कहा कायरल वो होगा जिस कार्बन के चारों एटम डिफरेंट एटम ग्रुप लगे होंगे वो कायरल होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कायरल हैं। पहला है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखते हैं ये कायरल है कि नहीं है। तो इस कार्बन को हम ले लेते हैं मेन कार्बन, सेंट्रल कार्बन। अब इसी के सापेक्ष देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। अब देखते हैं तो कार्बन एक तरफ मेथिल से लगा है, एक तरफ ब्रोमीन लगा है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है और एक तरफ इथाइल लगा है। यही कार्बन हमारा जो होगा वो कायरल कार्बन होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। फिर भी हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सेकंड में है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक तरफ ब्रोमीन है लेकिन दो तरफ हाइड्रोजन लग गए तो ये कायरल नहीं होगा। अगर हम 2 ब्रोमोप्रोपेन की बात करें तो यहाँ पे एक कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, एक पर हाइड्रोजन, लेकिन दो तरफ मेथिल ग्रुप रिपीट हो गए तो ये भी कायरल नहीं होगा। और 2 ब्रोमोप्रोपेन टू ऑल की बात करें, यहाँ पर एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ OH है, लेकिन यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप रिपीट हो गए हैं तो ये भी जो है कायरल कार्बन नहीं होंगे।